पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, मतलब कि हमें जो बैटरी दी गई है वो 10 वोल्ट की है एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों वो हमें ज़ीरो कंसिडर करना है। ठीक है, निग्लिजिबल है तो हम उसे ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistance, each of resistance 1 ohm figure। इट मीन्स बच्चों आप देखिए कि हमें यहाँ पे एक क्यूब दिखाया गया है। ठीक है, ये जो क्यूब है उसकी 12 एड्स है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किनारी होगी ये, और ये जो एवरी रोड होगी उसका रेजिस्टेंस है वो हमें कंसिडर करना है 1 ओम। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सभी एड्स पे एक रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो सारे का सारा जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है आर, राइट। चलिए, तो मैंने यहाँ पे सारी एड्स पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। इन सारा जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया है आर, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा गिवन रेजिस्टेंस ऑफ ईच एड्स आर इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। यानी हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा है हमें एवरी ब्रांचेस में से पास होने वाला करंट। ठीक है बच्चों, चलिए तो उससे पहले मैं आपको एक दूसरी बात भी बता दूं कि क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमारे पास जो 10 वोल्ट की बैटरी थी उसे हमें कनेक्ट करना है डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स। अब डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स क्या होता है बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि जो ये क्यूब है उसके डायगोनल कॉर्नर्स पे हमें बैटरी को अटैच करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्यूब है उसके डायगोनल काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो ऐसे दो पॉइंट्स हमें काफ़ी सारे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नोटिस करिए, मैं एक काम करता हूँ पहले इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिया ABCD, नीचे वाले प्लेन को, ऊपर वाले प्लेन को मैं नाम दे देता हूँ EFG×H। राइट बच्चों, देखिए तो हम डायगोनल की बात करेंगे तो पहला डायगोनल मुझे मिलेगा यहाँ से A से G तक का। ठीक है, पहला मिलेगा A से G तक का। दूसरा मुझे मिल सकता है H और B के बीच। तीसरा मिल सकता है E और C के बीच, और चौथा डायगोनल मिल सकता है मुझे F और D के बीच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हमें काफ़ी सारे डायगोनल मिल रहे हैं, बट हमें कोई भी एक चूज़ कर लेना है, और मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ A और G वाला। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहेगा ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया A और G, और हमने उनके बीच एक बैटरी को अटैच कर दिया, और ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें क्या करना है, इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। काफ़ी इजी है बच्चों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करना होगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, तो उसका रीज़न है बच्चों कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना ही तो हमें सिंपल वाला सीरीज कॉम्बिनेशन दिया, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया। ठीक है, अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो हम इजीली टैकल कर सकते थे, बट यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस है वो एकदम सर्किट टाइप का है। ठीक है, एकदम सीरीज पैरेलल सब मिक्स टाइप का कॉम्बिनेशंस है। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है जिसे कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और मैं उसे शॉर्ट में कहता हूँ KVL। तो KVL यूज़ करना होगा, बट KVL के लिए हमें रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट की भी ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एज्यूम करेंगे कि इस बैटरी में से सम अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक एजम्पशंस ले रहा हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल हम सोल्व करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी टेक्निक अलग होगी आपकी NCERT की बुक से, बट आई थिंक काफ़ी इजी होगा। ठीक है, चलिए तो सपोज मैंने एज्यूम किया कि इस बैटरी में से
3I जितना करंट जो है वो निकल रहा है। ठीक है बच्चों, नोटिस करिए यहाँ पे कितना करंट निकला, 3I। अब ये जो करंट है वो यहाँ से बैटरी में से निकलते हुए ये पहुँच गया पॉइंट ए। अब इस ए पॉइंट को बच्चों जंक्शन कहते हैं। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 2 से ज़्यादा पॉइंट अटैच हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा पॉइंट अटैच होते हैं उसे जंक्शंस कहते हैं, और 2 पॉइंट के बीच जो ये वे होता है उसे ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं कि इस ए जंक्शन पे 3 ब्रांचेस मिल रही है। पहली है एडी, दूसरी एबी और तीसरी है एई। ठीक है, तो आपने नोटिस किया बच्चों यहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही है जंक्शन ए पे। अब क्या होगा कि जैसे ही करंट जंक्शन ए पर पहुंचा तो ये करंट जो है वो तीनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आप नोट करिए कि यहाँ पे ये जो तीनों ब्रांचेस यानी कि एडी, एबी और एई, उन तीनों ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस है वो तो इक्वल है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो भी इक्वली ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल करंट था 3I। अगर हमने इस 3I करंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया तो ईच ब्रांच में जाएगा करंट I, राइट। तो चलिए अब हम नोट कर देंगे कि यहाँ पे AD ब्रांच पे करंट गया I, सिमिलरली AB ब्रांच पे भी करंट गया I, और AE ब्रांच में भी करंट गया है I। राइट बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास जंक्शन A पे टोटल पहुंचा था करंट 3I, वो करंट 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, AD, AB और AE, और वो हो गया I और I। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए एकदम, ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने करेक्टली कर लिया उसके बाद तो ये क्वेश्चन समझ लो कि सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो करंट I है वो AD ब्रांच में से होता हुआ पहुंच गया D पे, तो D भी तो एक जंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ से भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब देखिए इस जंक्शन पे 2 ब्रांचेस मिल रही है, DC और DH। ठीक है, D जंक्शन पे 2 ब्रांच मिली है हमें, DC और DH। तो अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो ये दोनों ब्रांचेस है DC और DH, उन दोनों का भी रेजिस्टेंस सेम ही है, तो यहाँ पे भी करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट नोट करिए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 ब्रांचेस पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट पहुँच रहा था जंक्शन D पे I, उसका 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे करंट पहुँचेगा I/2। सिमिलरली यहाँ पे भी करंट जाएगा I/2। राइट बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। जंक्शन D पर से 2 ब्रांचेस मिल रही थी, DC और DH, तो वहाँ पे जो करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे AB ब्रांच की। तो अब देखिए AB ब्रांच में जो B है वो भी एक जंक्शन है, वहाँ पे भी 2 ब्रांच मिल रही है, BC और BF, दोनों का रेजिस्टेंस सेम, करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आ गया I/2, यहाँ पे भी चला गया बच्चों I/2, राइट। और ये जो करंट जा रहा था AE ब्रांच में वो पहुँचा E पे, वहाँ पे भी 2 ब्रांचेस मिल रही है, तो वापस से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाएगा I/2 एंड I/2। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, काफ़ी इजी है। चलिए अब फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये EF ब्रांच थी, करंट कितना गया I/2। ठीक है, EF भी एक जंक्शन था, तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे I/2 करंट आया। अब देखिए BF में से भी I/2 करंट आ रहा था, तब ये जो दोनों करंट है वो जुड़ जाएंगे, तो I/2 प्लस I/2, तो हम कह सकते हैं कि जो FG ब्रांच है वहाँ पे टोटल करंट हो जाएगा I। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जंक्शन H पर बात करेंगे तो यहाँ से देखिए इस EH ब्रांच में से I/2 करंट आया, DH ब्रांच में से I/2 करंट आया, तो HG ब्रांच में कितना गया, करंट गया I, राइट। और यहाँ पे अगर आप C पे नोटिस करेंगे तो BC ब्रांच में से करंट आया I/2, DC में से भी करंट आया I/2, तो टोटल करंट यहाँ पे हो गया CG ब्रांच में I। और इस G जंक्शन पे तो देखो यहाँ से I
I और I, तो कुल मिला के वापस यहाँ पे करंट हो गया 3I। राइट बच्चों, तो आप देख सकते हो कि जितना करंट बैटरी में से बाहर निकला था उतना ही करंट वापस घूम के बैटरी में लौटा है। उसका मतलब ये होता है कि हमने जो ये सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो परफेक्ट है। ठीक है, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती बच्चों, तो ये जो दोनों इनपुट और आउटपुट करंट का जो कॉम्बिनेशन वो मिसमैच हो जाता है और गलती हुई, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, चले, तो यहाँ पे जो हमारा करंट है वो हमें वापस मिल गया है। अब क्या करने वाले बच्चों, हम यहाँ पे क्रिचॉफ सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, केवीएल यूज़ करेंगे। बट हमें पता है कि क्रिचॉफ सेकंड लॉ यूज़ करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लोज लूप, यानी कि हम जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पे उस सर्किट को फिनिश करना होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चों एक बेनिफिट है कि आप यहाँ पे कोई भी लूप पसंद कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे पसंद करने वाला हूँ लूप A, B, C, G और फिर बैटरी में से होके हम आ जाएंगे A। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये लूप नहीं लेनी तो आप दूसरी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो A, E, F, G, फिर बैटरी और फिर A। बट कंडीशन ये रहेगी बच्चों कि हर लूप में बैटरी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो ही आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप वॉटेवर कोई भी लूप ले सकते हो। सपोज आप लोग गए कि A, B, C, G और फिर बैटरी में से होके वापस है। ठीक है, आपको जो लूप पसंद आए वो आप ले सकते हो, आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। राइट बच्चों, चलिए तो अब हम यहाँ पे लेते हैं लूप A, D, C, G, बैटरी ली हमने V और A में बाय क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि हमने लगा दिया KVL। अब KVL क्या करता है बच्चों, अच्छे से ध्यान रखें, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर हम अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम किसी एक डायरेक्शन में जर्नी कर रहे हैं और जर्नी की डायरेक्शन में अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो हमें नोट करना है उस रेजिस्टेंस में पास होने वाले करंट को। अगर उसमें से पास होने वाला करंट हमारी जर्नी की डायरेक्शन में होता है तो हमें माइनस कंसिडर करना है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव कंसिडर करना है। ठीक है, याद हो गया। अगर करंट जो है वो जर्नी की डायरेक्शन में हो तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि हमारी जर्नी में कोई बैटरी आती है और अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आता है तो हमें पॉजिटिव पोटेंशियल कंसिडर करना है, और अगर बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो हमें बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल करना है कंसिडर। ठीक है, चलिए वो तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे से, जैसे हम इस एग्जाम्पल को शुरू करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम जा रहे हैं A से D पे, तो हमारी जर्नी की जो डायरेक्शन है वो A से D की ओर है, और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है R और यहाँ पे पास होने वाला करंट है I, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया IR। बट नोट करें करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी जर्नी की डायरेक्शन में ही है। तो बच्चों जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर करंट की डायरेक्शन हमारी जर्नी की डायरेक्शन में होती है तो हम कंसिडर करते हैं माइनस, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा -IR। राइट है बच्चों, चलिए अब हम पहुँच गए थे D पर, तो अब हम जाएंगे D से C। तो यहाँ पे देखिए करंट जो है वो है I/2, रेजिस्टेंस तो R ही है, सभी ब्रांचेस का सेम था, और साथ ही साथ हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो जर्नी की डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे भी मुझे लेना पड़ेगा -I/2 इंटू R। राइट, अब पहुँच गए थे C पर, तो वहाँ से शुरू करते हैं, G तक जाते हैं, करंट की डायरेक्शन है, करंट है I, रेजिस्टेंस है R, वापस ये हो जाएगा -IR। राइट, चलिए अब हम कहाँ पहुँचे, G से निकले तो सीधे गए तो आए अब बैटरी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ सपोज बैटरी का पोटेंशियल है V और V इज इक्वल टू 10 वोल्ट हमें दिया है, बट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे रख देंगे। तो V इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम निकले A पर, यानी कि जब हम पहुँच जाते हैं तो टोटल पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस है, इक्वल टू के सामने की साइड जाएगा तो प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे बच जाएगा V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर बाई टू प्लस आई आर। राइट बच्चों, अब हम क्या करने वाले, इसका सीधा ही एडिशन कर देते। आप देखिए 1 प्लस 1 यानी 2, 2 प्लस हाफ यानी कि 2.5 होता है, ठीक है 2.5, और 2.5 को बच्चों हम 5/2 भी तो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया V इज इक्वल टू 5/2 आई आर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। राइट, चलिए अब हम क्या करने वाले, हमें फाइंड आउट करना था इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कि इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर इस पूरी सर्किट का मैं रेजिस्टेंस मानता हूँ R इक्विवेलेंट, तो ये हमारी सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट होगा A, यहाँ पे थी हमारी बैटरी, ये पॉइंट हो गया G, ये रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट, और ये बैटरी थी हमारी V वोल्ट की, ठीक। और यहाँ से हमने करंट सप्लाई किया था 3I का। राइट, तो ये सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ कि V इज इक्वल टू 3I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये पहला जो इक्वेशन है वो भी V का है, दूसरा भी इक्वेशन V का है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को सिमिलर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा सिमिलरिटी ऑफ बोथ इक्वेशन। ठीक है, और जैसे हम दोनों इक्वेशंस को सिमिलर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2 इंटू आई आर। आई हो गया कैंसल, 3 जाएगा नीचे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर 5/6 R। राइट बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। बट नोट करिए, हमें R की वैल्यू तो दी गई थी 1 ओम, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 5/6 ओम। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी था ये इक्वेशन। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी कभी आपको ये जो R की वैल्यू है 1 ओम वो नहीं दी जाती, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक ही प्रूव करना होता है 5/6 इंटू R। राइट बच्चों, बट हमारा जो ये क्वेश्चन है वो भी फिनिश नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। हमारा सेकंड पॉइंट था कि द करंट अलोंग ईच एड्ज ऑफ द क्यूब, यानी कि सारी ब्रांचेस में से पास होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, तो नोट करिए बच्चों, यहाँ पे ये एडी ब्रांच, ए बी, ए ई, सिमिलरली एफ जी, एच जी और सी जी, सभी ब्रांचेस में करंट सप्लाई हो रहा है आई, और बाकी सारी जो ब्रांचेस बची है उन सब में से करंट हो रहा है I/2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले I फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम नोट कर देंगे कौन कौन सी ब्रांचेस में से I पास हो रहा है, कौन कौन सी ब्रांचेस में से I/2 पास हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना होगा। तो बच्चा पार्टी आप क्या कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करके इस पूरे एग्जाम्पल को राइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें फाइंड करना है करंट। तो करंट कैसे मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पे, यानी कि सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला में क्या था, V इज इक्वल टू 3I इंटू आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी थी 5/6। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर करंट। ठीक है, तो करंट के लिए फॉर्मूला था V इज इक्वल टू 3I इंटू आर इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू बच्चों पता है हमें 10 वोल्ट था, 3I आर इक्विवेलेंट था 5/6। राइट, चलिए ये हो गया कट, यहाँ पे बचा 2, ये भी हो गया कट, यहाँ पे बचा 2। तो यहाँ पे हमें बच्चों करंट मिल गया है 4 एम्पियर। I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं जो ब्रांचेज है ए बी, ए डी, ए ई, एफ जी, एच जी और सी जी में करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर, और जो बाकी ब्रांचेस बची है
एज लाइक DC, BC, BF, EH एंड DH। ठीक है बच्चों, उतनी ब्रांचेस में से करंट पास हो रहा I/2 यानी कि 2 एम्पियर। राइट बच्चों, तो आपको वो राइट कर लेना है। और इसी के साथ हमारा जो ये एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। राइट बच्चा पार्टी, इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ। थैंक यू।